नमस्कार। आज हम एनसीईआरटी द्वारा कक्षा 12 के लिए निर्धारित रसायन विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के पाठ 8 के तीसरे भाग का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के दूसरे भाग में हमने पढ़ा था डी श्रेणी के तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था, मानक इलेक्ट्रोड विभव के आधार पर क्रियाशीलता, चुंबकीय गुण, संकुलन, उत्प्रेरक सक्रियता एवं मिश्र धातु बनाने की प्रवृत्ति। आज हम पढ़ेंगे डी श्रेणी के तत्वों के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक एवं एफ ब्लॉक के तत्वों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। संक्रमण तत्वों के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक धातुओं के ऑक्साइड एवं ऑक्सो ऋणायन हैं। संक्रमण धातुओं एवं ऑक्सीजन के बीच उच्च ताप पर अभिक्रिया के फलस्वरूप संक्रमण धातुओं के ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। ऑक्साइडों में धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या +1 से +7 तक होती है। इन ऑक्साइडों में धातुओं की उच्चतम ऑक्सीकरण संख्या इनकी वर्ग संख्या के समान होती है। पिछले भाग में हम पढ़ चुके हैं कि स्कैंडियम ऑक्साइड Sc2O3 से Mn2O7 तक के यौगिकों में ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन वर्ग संख्या 7 के बाद आयरन का Fe2O3 से ऊपर कोई उच्च ऑक्साइड ज्ञात नहीं है। कुछ धातु अपनी उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में ऑक्सो धनायन यानी ऑक्सो कैटायन बनाकर स्थायित्व प्राप्त करते हैं। VO2 2+ के रूप में V5, VO2+ के रूप में V4 तथा TiO2+ के रूप में Ti4 स्थायित्व देते हैं। स्कैंडियम के अतिरिक्त सभी धातुएं MO प्रकार के आयनिक ऑक्साइड बनाती हैं। धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है तो उनके ऑक्साइडों के आयनिक गुण में कमी आती है। Mn2O7 जो Mn का ऑक्साइड है, हरा तेलीय तथा सहसंयोजी होता है। इसी प्रकार CrO3 एवं V2O5 के गलनांक निम्न होते हैं यानी कम होते हैं। निम्न ऑक्सीकरण अवस्था वाले ऑक्साइड्स क्षारीय होते हैं, जबकि उच्च ऑक्सीकरण अवस्था वाले ऑक्साइड्स अम्लीय होते हैं और बीच वाले उभयधर्मी होते हैं। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, MnO जिसमें Mn की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है, क्षारीय है। Mn2O7 जिसमें Mn की ऑक्सीकरण अवस्था +7 है, अम्लीय है। और इसके बीच में जैसे Mn3O4, Mn2O3 और MnO2 जिसमें Mn की ऑक्सीकरण अवस्था +8/3, +3 और +4 हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड्स हैं। CrO में जिसमें Cr की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है, क्षारीय गुण होते हैं। CrO3 जिसमें Cr की ऑक्सीकरण अवस्था +6 है, अम्लीय गुण होते हैं। और Cr2O3 जिसमें Cr की ऑक्सीकरण अवस्था +3 है, उभयधर्मी होते हैं, यानी उच्च ऑक्साइड्स अम्लीय स्वभाव के होते हैं। Mn2O7 जल में घुलकर HMnO4 देता है, तो CrO3 जल में घुलकर H2CrO4 और H2Cr2O7 देता है। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड उभयधर्मी होते हुए भी मुख्यतः अम्लीय स्वभाव दर्शाता है। यह VO4 3- तथा VO2+ के लवण देता है। वेनेडियम के ऑक्साइड्स में V2O3 क्षारीय, V2O4 अल्प क्षारीय और V2O5 उभयधर्मी होता है। यहाँ वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट्स +3 से +4 और +5 यानी बढ़ रही है। V2O4 अम्ल में विलय होकर VO2+ लवण बनाता है। इसी प्रकार V2O5 अम्लों से क्रिया कर VO4+ तथा क्षारों से क्रिया कर VO4 3- देता है। संक्रमण धातुओं के ऑक्सो ऋणायन युक्त यौगिक जिसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट हम पढ़ेंगे। पोटेशियम डाइक्रोमेट चर्म उद्योग में बहुत महत्वपूर्ण है।
इससे कई एजो यौगिक बनाए जाते हैं जहां इसका उपयोग ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है। डाइक्रोमेट को प्राय क्रोमेट से बनाया जाता है। क्रोमाइट अयस्क यानी FeCr2O4 को वायु की उपस्थिति में सोडियम या पोटेशियम कार्बोनेट के साथ संगलित यानी फ्यूज कराया जाता है तो क्रोमेट बनते हैं। क्रिया आप देख रहे हैं। सोडियम क्रोमेट के पीले विलयन को छानकर उसे सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा अम्लीय बनाकर नारंगी यानी ऑरेंज कलर के सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7 0.2H2O को क्रिस्टलीकृत कर लिया जाता है। सोडियम डाइक्रोमेट की विलयता पोटेशियम डाइक्रोमेट से ज़्यादा होती है, इसलिए सोडियम डाइक्रोमेट के विलयन में पोटेशियम क्लोराइड डालकर पोटेशियम डाइक्रोमेट प्राप्त किया जाता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट के नारंगी लाल रंग के क्रिस्टल इस प्रकार हमें प्राप्त हो जाते हैं। जब इसमें क्षार मिलाया जाता है तो विलयन पीले रंग का हो जाता है, जो क्रोमेट बनने के कारण होता है। इसका अम्लीकरण कराने पर रंग पुनः नारंगी लाल हो जाता है, जो डाइक्रोमेट के बनने के कारण होता है। यह जो अंतर परिवर्तन है बताता है कि pH बराबर 4 पर क्रोमेट एवं डाइक्रोमेट विलयन एक दूसरे के साथ साम्य में रहते हैं। क्षार मिलाने पर यानी pH बढ़ाने पर H+ की सांद्रता कम हो जाती है और क्रिया अग्र दिशा की ओर बढ़ती है तथा पीले रंग के क्रोमेट आयन बनते हैं। दूसरी ओर जब अम्ल मिलाया जाता है तो H+ सांद्रता बढ़ जाती है और नारंगी लाल रंग का डाइक्रोमेट का विलयन प्राप्त होता है। क्रोमेट आयन तथा डाइक्रोमेट आयन की संरचनाएं आप इस स्लाइड में देख रहे हैं। क्रोमेट आयन चतुष्फलकीय होता है, जबकि डाइक्रोमेट आयन में 2 चतुष्फलकों के कॉर्नर्स, ये एक चतुष्फलक है, ये दूसरा चतुष्फलक है, इसके कॉर्नर्स आपस में जुड़े रहते हैं, जिसमें CrO बंध कोण का मान 126 डिग्री होता है। सोडियम तथा पोटेशियम डाइक्रोमेट प्रबल ऑक्सीकारक का कार्य करते हैं। सोडियम लवण की जल में विलयता अधिक होती है तथा यह ऑक्सीकारक के रूप में अत्यधिक प्रयुक्त किया जाता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट का उपयोग आयतन मितीय विश्लेषण यानी वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में प्राथमिक मानक प्राइमरी स्टैंडर्ड के रूप में किया जाता है। अम्लीय माध्यम में डाइक्रोमेट आयन की ऑक्सीकरण क्रिया आप यहाँ देख रहे हैं। इस प्रकार अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट आयोडाइड का ऑक्सीकरण आयोडीन में, सल्फाइड का सल्फर में, टिन 2 का टिन 4 में तथा आयरन 2 का आयरन 3 लवण में करेगा। अर्ध अभिक्रियाएं ये जो आप देख रहे हैं ये इसकी अर्ध अभिक्रियाएं हैं। फेरस से फेरिक में परिवर्तन की संपूर्ण आयनिक अभिक्रिया को पोटेशियम डाइक्रोमेट की ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया जो ये वाली है तथा अपचायकों की अपचयन अर्ध अभिक्रिया, इन दोनों को जोड़कर प्राप्त किया जाता है। ये इस प्रकार से आप जोड़ करके ये परिवर्तन स्पष्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पोटेशियम परमैंगनेट की यानी KMnO4 की। KMnO4 को खनिज पाइरोलूसाइट MnO2 से बनाया जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट को प्राप्त करने के लिए MnO2 को क्षारीय धातु हाइड्रोक्साइड तथा KNO3 जैसे ऑक्सीकारक के साथ संगलित यानी फ्यूज किया जाता है। इससे गाढ़े हरे रंग का उत्पाद K2MnO4 प्राप्त होता है, जो उदासीन या अम्लीय माध्यम में असमानुपातित होकर पोटेशियम परमैंगनेट देता है। औद्योगिक स्तर पर इसका उत्पादन MnO2 के क्षारीय ऑक्सीकरणी संगलन
एल्केलाइन ऑक्सीडेटिव फ्यूज़न के पश्चात, ये इसका ऑक्सीडेटिव फ्यूज़न है, इसके पश्चात मैग्नेट 6 के विद्युत अपघटनी ऑक्सीकरण द्वारा किया जाता है, जिससे हमें परमैंगनेट आयन प्राप्त होते हैं। प्रयोगशाला में मैंगनीज 2 आयन के लवण पर ऑक्सो डाइसल्फेट द्वारा ऑक्सीकृत होकर परमैंगनेट बनाते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट गहरे बैंगनी यानी लगभग काले रंग के क्रिस्टल होते हैं, जिसकी संरचना KClO4 के समान होती है। ये लवण जल में बहुत विलय नहीं है, पर गर्म जल में विलय हैं। 293 केल्विन ताप पर 6.4 ग्राम पर 100 ग्राम जल में इसकी विलयता होती है। 513 केल्विन तक गर्म करने पर यह ऑक्सीजन में अपघटित हो जाता है। ये आप देख रहे हैं ऑक्सीजन में अपघटित हो गया है। इसके दो भौतिक गुण बहुत रोचक हैं। पहला, इसका अत्यधिक गहरा रंग, और दूसरा प्रतिचुंबकीय होने के साथ साथ इसका तापक्रम पर आश्रित दुर्बल अनुचुंबकत्व। इन्हें अणुकक्षक सिद्धांत द्वारा समझाया जा सकता है, जो आगे की कक्षाओं में पढ़ा जाना है। मैंगनेट तथा परमैंगनेट आयन चतुष्फलकीय होते हैं। ये मैंगनेट आयन है और ये परमैंगनेट आयन है। ऑक्सीजन के P कक्षकों व मैंगनीज के D कक्षकों के अतिव्यापन से इनमें पाई बॉन्डिंग होती है। हरा मैंगनेट आयन एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण अनुचुंबकीय होता है, परंतु परमैंगनेट आयन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन न होने के कारण प्रतिचुंबकीय होता है। ये जो अभिक्रियाएं आप इस स्लाइड पर देख रहे हैं, इन अर्ध अभिक्रियाओं के माध्यम से आप KMnO4 की ऑक्सीकारक प्रवृत्ति को समझ सकते हैं। अम्लीय परमैंगनेट विलयन ऑक्सलेट्स या ऑक्सैलिक एसिड को कार्बन डाइऑक्साइड में, फेरस लवण को फेरिक लवण में, नाइट्राइट को नाइट्रेट में तथा आयोडाइड को मुक्त आयोडीन में ऑक्सीकृत कर देता है। KMnO4 की अर्ध अभिक्रिया एवं अपचायकों की अर्ध अभिक्रियाओं को जोड़कर संपूर्ण अभिक्रिया को लिखा जा सकता है तथा आवश्यकता अनुसार समीकरण को संतुलित कर लेते हैं। परमैंगनेट के मैंगनेट, मैंगनीज डाइऑक्साइड तथा मैंगनीज सेकेंड लवणों में अपचयन की अर्ध अभिक्रियाओं को आप यहाँ देख रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अभिक्रियाओं को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यद्यपि कई अभिक्रियाओं को रेडॉक्स विभव की सहायता से समझाया जा सकता है, लेकिन अभिक्रिया की गति की यानी काइनेटिक्स भी एक महत्वपूर्ण कारक है। परमैंगनेट आयन द्वारा हाइड्रोजन यानी H+ सांद्रता 1 होने पर जल को ऑक्सीकृत किया जाना चाहिए, परंतु प्रायोगिक रूप से अभिक्रिया धीमी होती है जब तक कि मैंगनीज सेकेंड आयन उपस्थित न हो या ताप न बढ़ाया जाए। आप देखते हैं KMnO4 की कुछ महत्वपूर्ण ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। पोटेशियम आयोडाइड से आयोडीन मुक्त होती है, ये पोटेशियम आयोडाइड से आयोडीन मुक्त हो रही है। इसी प्रकार फेरस का फेरिक में परिवर्तन हो रहा है और ऑक्सलेट का ऑक्सीकरण भी आप यहाँ देख रहे हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड के सल्फर में ऑक्सीकरण से सल्फर अवक्षेपित होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फाइड का H2SO4 या सल्फेट में एवं नाइट्राइट का नाइट्रेट में ऑक्सीकरण होता है। इस अभिक्रिया में आयोडाइड का आयोडेट में परिवर्तन हो रहा है। यह अम्लीय माध्यम की तरह आयोडीन मुक्त नहीं होती है। दूसरी अभिक्रिया में थायोसल्फेट का सल्फेट में लगभग मात्रात्मक रूप से ऑक्सीकरण हो रहा है। इस अभिक्रिया में मैंगनीज लवण का मैंगनीज डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण हो रहा है, जो जिंक सल्फेट या जिंक ऑक्साइड से उत्प्रेरित होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में परमैंगनेट का अनुमापन असंतोषजनक है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्लोरीन में ऑक्सीकृत हो जाता है।
KMnO4 का उपयोग विश्लेषणात्मक रसायन यानी एनालिटिकल केमिस्ट्री में, संश्लेषण कार्बनिक रसायन में ऑक्सीकारक के रूप में यानी सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में, और विरंजी कारक के रूप में ऊनी, सूती, सिल्क वस्त्रों तथा तेलों के विरंजीकरण में इसका उपयोग इसकी ऑक्सीकरण क्षमता पर निर्भर करता है। यानी KMnO4 का उपयोग इसकी ऑक्सीकरण क्षमता पर निर्भर करता है। अभी हमने डी ब्लॉक तत्वों के महत्वपूर्ण यौगिक पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में जाना। ये दोनों यौगिक ऑक्सीकारक के रूप में अत्यंत उपयोगी हैं। इसके अलावा भी इनके अनेक उपयोग हैं। आपने ये भी पढ़ा कि डी ब्लॉक तत्वों के ऑक्साइड्स अम्लीय, उभयधर्मी तथा क्षारीय हो सकते हैं, जो उनकी ऑक्सीकरण अवस्था से पता चलता है। आइए अब पढ़ते हैं एफ ब्लॉक के तत्वों के बारे में। वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम से दूसरे कोश यानी N-2 में F उपकोश में प्रवेश करता है, एफ ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। इन्हें आंतर या अंतः संक्रमण तत्व या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है, क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन N-2 कक्षकों में प्रवेश करता है, जो पूर्व उपांतीय कोश यानी पेनल्टीमेट शेल से अंदर वाला ऊर्जा स्तर होता है, और ये तत्व संक्रमण तत्वों के साथ ही संक्रमण श्रृंखला बनाते हैं। इनका सामान्य सूत्र आप देख रहे हैं, N-2 F1214 N-1 D021 NS2 होता है। यानी इनमें बाह्यतम 3 कोश N-2, N-1 तथा N अपूरित या इनकम्प्लीट होते हैं। अब बात करते हैं इनके वर्गीकरण की। अंतिम इलेक्ट्रॉन यदि 4F या 5F कक्षकों में प्रवेश करता है तो इस आधार पर इन्हें 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है लेंथेनाइड्स। यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन किसी 4F कक्षक में प्रवेश करता है तो उन्हें 4F ब्लॉक के तत्व या प्रथम अंतः संक्रमण श्रेणी कहते हैं। इन्हें लेंथेनाइड्स या लेंथेनॉन कहा जाता है, क्योंकि ये लेंथेनम के जस्ट बाद में आते हैं। पूर्व में इन 1458 से 71 तक के तत्वों को दुर्लभ मृदा तत्व यानी रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी कहा जाता था। एक्टिनाइड्स वे तत्व हैं जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन किसी 5F कक्षक में प्रवेश करता है। इन्हें 5F ब्लॉक के तत्व या द्वितीय अंतः संक्रमण श्रृंखला कहा जाता है। परमाणु क्रमांक 90 से 103 तक के ये तत्व एक्टिनाइड्स, एक्टिनोन्स या एक्टिनॉइड्स कहलाते हैं, क्योंकि ये एक्टिनाइड के जस्ट बाद में आते हैं। लेंथेनम तत्व हालांकि लेंथेनाइड श्रेणी में नहीं आता, फिर भी गुणों में समानता के कारण इसे भी लेंथेनाइडों के साथ ही पढ़ते हैं। इसी प्रकार एक्टिनियम के गुण भी एक्टिनाइडों से मिलते हैं। संक्रमण श्रेणी की तुलना में लेंथेनाइड्स के गुणों में काफ़ी समानता पाई जाती है, क्योंकि ये केवल एक स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। दूसरी ओर एक्टिनाइडों का रसायन बहुत ज़्यादा जटिल है, क्योंकि इनमें ऑक्सीकरण अवस्थाओं की वाइड रेंज होती है और इनमें रेडियोधर्मी गुण यानी रेडियो एक्टिविटी का होना है। पहले पढ़ते हैं हम लेंथेनाइड्स के बारे में। लेंथेनाइड्स के नाम, संकेत यानी सिंबल, उनकी परमाणुवीय एवं आयनिक त्रिज्याएं दर्शाई गई हैं। ये त्रिज्याएं पिकोमीटर में दर्शाई गई हैं। पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आप देख सकते हैं कि 6s2 सभी तत्वों के लिए कॉमन है, परंतु
4F में भिन्नता है। इनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था Ln3+, लैंथेनाइड में सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था 3+ होती है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में समरूपता आप देख सकते हैं और इनका विन्यास 4Fn है, जहां n 1 से 14 तक क्रम से बढ़ रहा है। यूरोपियम 63, ये यूरोपियम 63 यहाँ आप देख रहे हैं 4F7, और गैडोलिनियम 65, इसका विन्यास 4F7 होता है, जो अर्धपूरित स्थायी विन्यास के कारण है। इसी प्रकार पूर्ण पूरित 4F14 विन्यास के स्थायित्व के कारण इटर्बियम एवं ल्यूटीशियम के विन्यास में 4F14 विन्यास देखा जा सकता है, क्योंकि ये विन्यास भी स्थायित्व को दर्शाता है। लैंथेनम से लुटेशियम तक के तत्वों की परमाणुवीय एवं आयनिक त्रिज्याओं में क्रमिक कमी यानी ग्रेजुअल डिक्रीज को लैंथेनाइड संकुचन कहा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों के रसायन पर प्रभाव देखा जाता है। आप यहाँ देख रहे हैं कि परमाणुवीय त्रिज्याओं के मान में कमी नियमित नहीं है, परंतु Ln3+ आयनों की त्रिज्या नियमित रूप से कम हो रही है, यानी लगातार त्रिज्या के मान में कमी आ रही है। लैंथेनाइड आकुंचन का कारण और इसका प्रभाव ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभी हमने देखा था कि लैंथेनाइड्स जो हैं इनमें इस प्रकार से आकार में कमी होती जाती है। जैसे जैसे हम लैंथेनाइड श्रेणी में लैंथेनम से ल्यूटेशियम की ओर बढ़ते हैं, नाभिकीय आवेश में 1 इकाई की क्रमिक वृद्धि होती है। नया आने वाला इलेक्ट्रॉन 4F उपकोष में जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बढ़ता है। 4F उपकोष में ही इलेक्ट्रॉन भरे जाने के कारण एक इलेक्ट्रॉन का दूसरे इलेक्ट्रॉन द्वारा अपूर्ण परिरक्षण प्रभाव यानी इम्परफेक्ट शील्डिंग इफेक्ट उत्पन्न होता है, जो नाभिकीय आवेश के प्रभाव को संतुलित नहीं कर पाता है। इस कारण आकार में नियमित कमी होती जाती है, जो आप देख रहे हैं। हालांकि ये कमी बहुत कम होती है। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि यह आकुंचन या संकुचन सामान्य संक्रमण श्रेणियों की तरह ही होता है, परंतु एक डी इलेक्ट्रॉन पर दूसरे डी इलेक्ट्रॉन के परिरक्षण प्रभाव की तुलना में 1F इलेक्ट्रॉन का दूसरे इलेक्ट्रॉन पर परिरक्षण प्रभाव कम होता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन 4F कक्षक में जा रहा है। तो जब 4F में इलेक्ट्रॉन बढ़ता है तो एक इलेक्ट्रॉन का दूसरे इलेक्ट्रॉन से परिरक्षण प्रभाव कम होता चला जाता है। अब हम बात करते हैं लैंथेनाइड आकुंचन के प्रभाव की। पहला है लैंथेनाइड की आयनिक त्रिज्या में कमी, जो अभी आपने देखा था स्लाइड में, बहुत थोड़ी होती है। इसलिए इनके रासायनिक गुण समान होते हैं, जिससे ये प्रकृति में साथ साथ पाए जाते हैं और इनको अलग करके शुद्ध अवस्था में प्राप्त करना कठिन होता है। दूसरा है दूसरी और तृतीय संक्रमण श्रेणी के एक ही वर्ग के तत्वों के आकार, जो अपन डी ब्लॉक तत्वों में पढ़ चुके हैं, लैंथेनाइड संकुचन के कारण लगभग समान होते हैं, जबकि एक ही वर्ग के द्वितीय संक्रमण श्रेणी के तत्व का आकार प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व की तुलना में बड़ा होता है। आप तुलना कर सकते हैं जिरकोनियम एवं हैफनियम के आयनिक त्रिज्या की। जिरकोनियम की त्रिज्या 160 पिकोमीटर होती है, जबकि हैफनियम की 159 पिकोमीटर होती है, यानी लगभग समान होती है। लैंथेनाइड्स की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 है। कुछ लैंथेनाइड +2 एवं +4 ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी दर्शाते हैं। ऐसा वे तत्व करते हैं जो 2 या 4 इलेक्ट्रॉन खोकर F0, F7 या F14 विन्यास प्राप्त कर लेते हैं, जो स्थायी विन्यास होते हैं। जैसे यूरोपियम
का विन्यास 4f7, इटर्बियम 2+ का विन्यास 4f14, सीरियम 4+ का विन्यास 4f0, टर्बियम 4+ का विन्यास 4f7 है। ये आयन +3 ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तित हो जाने का गुण भी दर्शाते हैं। ऐसा ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके या एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके कर सकते हैं। सीरियम 4+ प्रबल ऑक्सीकारक का कार्य करता है। यह पुनः +3 अवस्था में आ जाता है। सीरियम 4+ कन्वर्टिंग इनटू सीरियम 3+ का मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 का मान +1.74 वोल्ट है, जो यह इंगित करता है कि यह जल को ऑक्सीकृत कर सकता है, परंतु इस अभिक्रिया की दर बहुत धीमी होती है और इसी कारण सीरियम 4+ एक अच्छा विश्लेषणात्मक अभिकर्मक है, यानी एक अच्छा एनालिटिकल रिएजेंट है ये सीरियम 4+। प्रेसियोडाइमियम 59 और नियोडाइमियम 60, टर्बियम 65 एवं डिस्प्रोसियम 66 भी +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। इन ऑक्सीकरण अवस्थाओं में F0, F7 या F14 विन्यास नहीं होता है और ये केवल MO2 ऑक्साइडों के रूप में होती हैं। यूरोपियम 2+ जैसा आप देख सकते हैं F7 विन्यास है, जो 6s से 2 इलेक्ट्रॉन के परित्याग करने के कारण बनता है। यूरोपियम 2+ एक प्रबल अपचायक है जो +3 ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इसी तरह से इटर्बियम 2+ भी 4f14 विन्यास वाला है और एक अपचायक का कार्य करता है। टर्बियम 4+ में अर्धपूरित 4f7 विन्यास है और यह ऑक्सीकारक का कार्य करता है। समेरियम 62 का व्यवहार यूरोपियम से बहुत अधिक मिलता जुलता है, जो +2 तथा +3 दोनों ही ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करता है, यानी समेरियम +2 भी दर्शाता है और +3 भी दर्शाता है। स्पष्ट है कि 4f एवं 5d उपकोशों के बीच ऊर्जा अंतर ज़्यादा होने के कारण लैंथेनाइड सीमित संख्या में ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है ये लाइन, 4f एवं 5d उपकोशों के बीच ऊर्जा अंतर ज़्यादा होने के कारण लैंथेनाइड सीमित संख्या में ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं, यानी संक्रमण तत्वों की तुलना में ये कम ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। लैंथेनाइड्स के सामान्य गुण। सभी लैंथेनाइड्स चांदी की तरह सफ़ेद एवं नरम धातु होते हैं, परंतु हवा में इनमें धुंधलापन आ जाता है। जैसे जैसे इनका परमाणु क्रमांक बढ़ता है, इनकी कठोरता बढ़ती जाती है। समेरियम स्टील की तरह कठोर होता है। इनके गलनांक 1000 से 1200 केल्विन के बीच होते हैं, परंतु समेरियम का गलनांक 1623 केल्विन होता है। सभी लैंथेनाइड्स की संरचना विशिष्ट धात्विक संरचना यानी टिपिकल मेटेलिक स्ट्रक्चर होती है और ये ऊष्मा एवं विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। केवल यूरोपियम एवं इटर्बियम और कभी कभी समेरियम एवं थूलियम को छोड़कर इनके घनत्व और अन्य गुणों में निर्बाध यानी स्मूथ परिवर्तन देखा जाता है। इनके रंग की बात की जाए तो ये चांदी के समान श्वेत होते हैं और इनके अधिकांश त्रिसंयोजी आयन ठोस अवस्था एवं विलयन में रंगीन यानी कलर्ड होते हैं और इनके रंगीन होने का कारण इनमें उपस्थित F इलेक्ट्रॉन्स का होना है। लैंथेनम 3+ एवं लुटेशियम 3+ आयन रंगहीन होते हैं, कलरलेस होते हैं। F0 विन्यास वाले La3+ यानी लैंथेनम 3+ एवं सीरियम 4+ और F14 विन्यास वाले इटर्बियम 2+ तथा लुटेशियम 3+ के अलावा अन्य सभी लैंथेनाइड अनुचुंबकीय यानी पैरामैग्नेटिक होते हैं। नियोडाइमियम में अनुचुंबकीय गुण सबसे ज़्यादा होता है। लैंथेनाइड्स की प्रथम आयनन एंथैल्पी लगभग
600 किलो जूल पर मोल होती है। द्वितीय आयनन एंथैल्पी के मान लगभग 1200 किलो जूल पर मोल होते हैं, जो कैल्शियम के समतुल्य होती है। तृतीय आयनन एंथैल्पी के मानों में वेरिएशन देखा जाता है तथा जहां अपूरित, अर्धपूरित या पूर्ण पूरित विन्यास की प्राप्ति संभव हो वहां इसका मान कम होता है, जैसा लैंथेनम, गैडोलिनियम और लुटेशियम में देख सकते हैं। अर्ध अभिक्रिया जिसमें Ln3+ से Ln बन रहा है का मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 का मान -2.2 से -2.4 वोल्ट के बीच होता है। यूरोपियम के लिए ज़रूर इसका मान -2.0 वोल्ट होता है। लैंथेनाइड्स का रासायनिक व्यवहार। लैंथेनाइड श्रेणी के शुरू के तत्व रासायनिक व्यवहार में कैल्शियम की तरह बहुत क्रियाशील होते हैं, लेकिन परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ इनका व्यवहार एल्यूमिनियम की तरह हो जाता है। लैंथेनाइड हाइड्रोजन के साथ मंद गति से गर्म करने पर उसके साथ जुड़ जाती हैं। कार्बन के साथ गर्म करने पर लैंथेनाइड कार्बाइड्स Ln3C, Ln2C3 एवं LnC2 बनाती हैं। तनु अम्लों से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं, ये हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है और हैलोजन के वातावरण में जलने पर हैलाइड बनाती हैं। ये M2O3 प्रकार के ऑक्साइड और MOH3 प्रकार के हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, जो क्षारीय मृदा धातुओं के ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड की जैसे क्षारीय होते हैं। लैंथेनाइड्स के उपयोग। शुद्ध अवस्था में लैंथेनाइड्स का उपयोग नहीं होता है, परंतु लैंथेनाइड का सर्वोत्तम उपयोग प्लेट तथा पाइप बनाने के लिए मिश्र धातु एलॉय इस्पात के उत्पादन में किया जाता है। एक प्रसिद्ध एलॉय मिश्र धातु मिश मेटल है, जो एक लैंथेनाइड धातु 95%, आयरन 5% तथा लैश मात्र यानी ट्रेसेस में सल्फर, कार्बन, कैल्शियम व एल्यूमिनियम से बनी होती है। मिश धातु की अत्यधिक मात्रा मैग्नीशियम आधारित मिश्र धातु में प्रयुक्त होती है, जो बंदूक की गोली, कवच या खोल तथा हल्के फ्लिंट के उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है। लैंथेनाइडों के मिश्रित ऑक्साइडों का उपयोग पेट्रोलियम भंजन में उत्प्रेरक की तरह किया जाता है। लैंथेनाइडों के कुछ ऑक्साइडों का उपयोग स्फुरदीपी फॉस्फर के रूप में टेलीविज़न पर्दे में तथा इसी प्रकार की प्रतिदीप्त सतहों में किया जाता है। हमने अभी लैंथेनाइड्स के बारे में जाना, लैंथेनाइड्स के गुणों का अध्ययन किया, इनकी क्रियाशीलता को समझा और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था लैंथेनाइड संकुचन का कारण और उसके प्रभाव। अब आगे पढ़ते हैं एफ ब्लॉक की दूसरी श्रेणी यानी एक्टिनाइड्स के बारे में। हम लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स दोनों के गुणों का तुलनात्मक अध्ययन भी देखेंगे। एक्टिनाइड थोरियम 90 से लॉरेंशियम 103 तक के 14 तत्व हैं। एक्टिनाइड्स रेडियो एक्टिव तत्व हैं। इनमें शुरू वाले तत्वों की अर्धायु कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है, परंतु बाद वाले तत्वों की हाफ लाइफ 1 दिन से 3 मिनट तक होती है। लॉरेंशियम की अर्धायु जो इसका अंतिम तत्व है केवल 3 मिनट है। बाद वाले एक्टिनाइड बहुत कम मात्रा यानी नैनोग्राम में ही बनाए जा सकते हैं। इसी कारण से इनकी स्टडी थोड़ी कठिन है। इस सारणी में एक्टिनाइड्स के नाम, परमाणु क्रमांक, उनके संकेत यानी सिंबल्स,
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एवं उनकी पिकोमीटर में आयनिक त्रिज्याएं दर्शाई गई हैं। ये दोनों सारणी है। अभी सारणी में आपने एक्टिनाइड्स के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखे। सामान्य तौर पर एक्टिनाइड्स में 7s2 विन्यास होता है और 5f एवं 6d में इलेक्ट्रॉन का परिवर्तनशील प्रवेश देखा जा सकता है। 14 इलेक्ट्रॉन 5f उपकोष में भरते हैं। थोरियम, जिसका परमाणु क्रमांक 90 होता है, के बाद 5f उपकोष के भराव में नियमितता है और ये लॉरेंशियम 103 में 5f14 विन्यास प्राप्त कर लेता है। ये देखिए 5f14। इस श्रृंखला में भी लैंथेनाइड्स के समान ही कुछ अनियमितताएं F0, F7 एवं F14 विन्यास से संबंधित होती हैं। उदाहरण के तौर पर अमेरिशियम का विन्यास 5f7 7s2 एवं क्यूरियम का विन्यास 5f7 6d1 7s2 होता है। आप जानते हैं कि 5f एवं 4f कक्षकों की आकृति एक समान होती है, परंतु 4f की तुलना में 5f अंदर की ओर कम होते हैं। इसलिए 5f इलेक्ट्रॉन बंधन में भाग लेने की अधिक क्षमता रखते हैं, यानी बॉन्डिंग में ज़्यादा भाग ले सकते हैं। एक्टिनाइड्स का आकार या एक्टिनाइड आकुंचन, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, 5f इलेक्ट्रॉन के दुर्बल परिरक्षण यानी पुअर शील्डिंग के कारण एक्टिनाइड्स में भी लैंथेनाइड्स की तरह एक्टिनाइड आकुंचन देखा जाता है। इसी कारण एक्टिनाइड श्रेणी में परमाणु या आयनों M3+ का आकार नियमित रूप से छोटा होता जाता है। पिछली स्लाइड्स में आप M4+ तथा M3+ आयनों की त्रिज्याएं देख चुके हैं। एक्टिनाइड्स लैंथेनाइड्स की तुलना में ज़्यादा संख्या में ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। आप देख रहे हैं लैंथेनाइड्स सामान्य तौर पर +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, कुछ +2 और +4 भी दर्शाते थे, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं एक्टिनाइड्स ज़्यादा संख्या में ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शा रहे हैं। इसका कारण है कि 5f 6d तथा 7s ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाएं लगभग समान होती है और इसी कारण इनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग ले सकते हैं। इस सारणी में आप जो एक्टिनाइड्स की ऑक्सीकरण अवस्थाएं देख रहे हैं, इससे भी स्पष्ट होता है कि इनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 है, जैसा लैंथेनाइड्स में भी था, परंतु एक्टिनाइड्स में +4 भी है, +5 भी है, +6 भी है और +7 भी है। मध्य वाले एक्टिनाइड्स ये जो है, इनमें प्लूटोनियम में और नेपच्यूनियम में अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था +7 है, परंतु ये जो बाद वाले तत्व हैं, इनमें ऑक्सीकरण अवस्था घटती जाती है। इनमें +3 तथा +4 आयनों की जल अपघटित होने की प्रवृत्ति होती है। यहाँ यह कहा जा सकता है कि एक्टिनाइड्स में ऑक्सीकरण अवस्था में इतना अधिक अनियमित वितरण है कि ऑक्सीकरण अवस्था के संदर्भ में इन तत्वों के रसायन की व्याख्या करने का कोई महत्व नहीं है। एक्टिनाइड्स के सामान्य गुण, लैंथेनाइड्स की तरह एक्टिनाइड्स भी चांदी की तरह चमकदार सफ़ेद धातुएं हैं। जैसा कि आप देख चुके हैं, इन तत्वों की धात्विक त्रिज्या में लैंथेनाइड्स की तुलना में अनियमितताएं होती हैं और इसी कारण इनकी संरचना में भिन्नता होती है। एक्टिनाइड्स के चुंबकीय गुण लैंथेनाइड्स की तुलना में अधिक जटिल हैं। ये भी अनुचुंबकीय होते हैं। हालांकि 5f के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के साथ एक्टिनाइड्स की चुंबकीय प्रवृत्ति में परिवर्तन लैंथेनाइड्स के समान ही है, परंतु लैंथेनाइड्स की तुलना में एक्टिनाइड्स में
मान कम होते हैं। एक्टिनाइड्स की आयनन एंथैल्पी सही रूप से ज्ञात नहीं है, परंतु शुरू वाले एक्टिनाइड्स की एंथैल्पी शुरू वाले लैंथेनाइड्स की तुलना में कम होती है। इसका कारण 5F कक्षकों की भेदन क्षमता का 4F से कम होना है। इसलिए 5F इलेक्ट्रॉन नाभिकीय आवेश से ज़्यादा प्रभावी तौर पर परिरक्षित होते हैं। रासायनिक व्यवहार की यदि बात करें तो ये अत्यधिक क्रियाशील धातुएं हैं, खास तौर पर जब वे सूक्ष्म विभाजित हों। उबलते हुए जल की क्रिया से ऑक्साइड एवं हाइड्राइड का निर्माण होता है। HCl सभी धातुओं को प्रभावित करता है, परंतु धातुओं की सतह पर ऑक्साइड की परत बन जाने के कारण ये नाइट्रिक अम्ल द्वारा कम प्रभावित होती हैं और क्षारों से इनकी कोई क्रिया नहीं होती है। अब हम यदि तुलना करें लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स के गुणों की, तो इनमें कुछ समानताएं हैं और कुछ असमानताएं हैं। पहले देखते हैं समानताएं। पहली समानता है दोनों सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 दर्शाते हैं। दूसरी है दोनों ही धन विद्युती और अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। तीसरी समानता है दोनों ही चुंबकीय गुण दर्शाते हैं। चौथी समानता है लैंथेनाइड संकुचन की तरह एक्टिनाइड संकुचन भी देखा जाता है। असमानताओं की बात करें तो लैंथेनाइड +3 के अलावा +2 एवं +4 ऑक्सीकरण अवस्था ही दर्शाते हैं, जो कुछ ही लैंथेनाइड दर्शाते हैं, जबकि एक्टिनाइड्स जैसा आपने अभी देखा +3 से +7 तक उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी दर्शाते हैं। लैंथेनाइड यौगिक कम क्षारीय होते हैं, जबकि एक्टिनाइड यौगिक अधिक क्षारीय होते हैं। लैंथेनाइड्स में केवल प्रोमेथियम रेडियो एक्टिव होता है, जबकि सभी एक्टिनाइड्स रेडियो एक्टिव होते हैं। लैंथेनाइड्स के चुंबकीय गुण सरलता से समझे जा सकते हैं, जबकि एक्टिनाइड्स के चुंबकीय गुण थोड़े जटिल होते हैं। लैंथेनाइड आकुंचन का महत्व बहुत अधिक है, जबकि एक्टिनाइड के बाद के तत्वों का रसायन अभी तक कम ज्ञात है, इसलिए एक्टिनाइड आकुंचन का उतना महत्व नहीं है। डी और एफ ब्लॉक तत्वों के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशंस के बारे में बात करते हैं। लोहा और इस्पात निर्माण कार्यों में ये बहुत महत्वपूर्ण सामग्री है। इनका उत्पादन आयरन ऑक्साइड के अपचयन, अशुद्धियों के निष्कासन तथा कार्बन व क्रोमियम, मैंगनीज और निकिल जैसे मिश्र धातुओं के सम्मिश्रण यानी मिलाए जाने पर आधारित है। TiO टाइटेनियम ऑक्साइड का वर्णक उद्योग पिगमेंट इंडस्ट्री में, तो MnO2 का शुष्क बैटरी सेलों में यानी ड्राई बैटरी सेल्स में उपयोग होता है। बैटरी उद्योग में जिंक तथा निकिल कैडमियम भी काम में आते हैं। डी ब्लॉक के 11वें वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु कॉइनेज मेटल भी कहा जाता है, और ये हैं कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। सिल्वर और गोल्ड संग्रहण तक सीमित हो गए हैं, जबकि समकालीन यूके कॉपर वास्तव में कॉपर कोटेड स्टील है और सिल्वर यूके सिक्के कॉपर एवं निकिल मिश्र धातु हैं। आपने इस अध्याय में पढ़ा कि कई धातु और उनके यौगिक रसायन उद्योग में महत्वपूर्ण उत्प्रेरक के रूप में काम में लिए जाते हैं। इसके अलावा फोटोग्राफी उद्योग में सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। अंत में एक प्रश्न लेते हैं, लैंथेनाइड श्रेणी के एक सदस्य का नाम बताइए जो +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। यहाँ इस प्रश्न का मतलब है कि लैंथेनाइड्स सामान्य तौर पर +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, लेकिन कुछ सदस्य +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी दर्शाते हैं। तो इसका उत्तर है सीरियम 58 जो +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। आज हमने NCERT द्वारा कक्षा 12 के लिए रसायन विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के पाठ 8 के तीसरे एवं अंतिम भाग में डी ब्लॉक तत्वों यानी संक्रमण तत्वों के महत्वपूर्ण यौगिक, एफ ब्लॉक के लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स के गुणों का विस्तृत अध्ययन किया। इसी के साथ यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।